नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं क्लास 11 पोल साइंस की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 11 पोल साइंस की एनसीईआरटी की सीरीज को। ये जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज है, इस सीरीज में हम क्या करें, इस सीरीज में हम आपकी एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टर्स को ईजी लैंग्वेज में हम आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे ईजी लैंग्वेज का मतलब ये कि जो एनसीईआरटी बुक्स होती है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। उस डिफ़िकल्ट लैंग्वेज के साथ अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करते हो तो बहुत सारे कंसेप्ट होंगे जो आपको ठीक से समझ में नहीं आएंगे, बहुत सारे कंसेप्ट होंगे जो आपके सर के ऊपर से जाएंगे, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि कंसेप्ट आपको ठीक से समझ में आ पाए। दूसरा, जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है वो पूरे नेशन के लिए होती है, पूरे देश के लिए होती है, यानी कि यही बुक्स तमिलनाडु के लिए, यही महाराष्ट्र के लिए, यही गुजरात के लिए, यही वेस्ट बंगाल के लिए, यही त्रिपुरा मिजोरम के लिए, यही बुक्स पंजाब हरियाणा और दिल्ली के लिए। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं वो एग्जाम्पल नेशनल सेटअप के होते हैं, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए ज़रूरी होता है कि एग्जाम्पल्स हमारे लोकल सराउंडिंग के हों। जैसे अगर हम दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं तो अगर हम विधायिका के एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर हम इलेक्शन के एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अगर दिल्ली के होंगे तो कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम जो सिंप्लीफाई तो कर ही रहे हैं लैंग्वेज को, साथ ही साथ जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं वो एग्जाम्पल हम आसपास के जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ से एग्जाम्पल ले रहे हैं, करंट के एग्जाम्पल ले रहे हैं, ताकि आप कंसेप्ट को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओ। तीसरा इश्यू क्या होता है एनसीईआरटी की बुक्स के साथ, इसमें मान लीजिए कि आपको एक 5 मार्कर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 3 मार्कर एक क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें कुछ कंसेप्ट इतनी ज़्यादा डेप्थ में दे दिए जाते हैं, इतने सारे एग्जांपल्स दे दिए जाते हैं कि समराइज अगर करना हो तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई इसमें से पॉइंट्स कैसे निकालें। तो हम जब इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं तो नोट्स के साथ करें, ताकि वो पॉइंट्स बनाना भी आपके लिए ईजी हो जाए, कंसेप्ट को समझना भी ईजी हो जाए, क्योंकि कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, इट मीन्स दैट सारी बात बन गई। कंसेप्ट क्लियर इट मीन्स चैप्टर क्लियर, कंसेप्ट क्लियर इट मीन्स हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा तो हम उस सब्जेक्ट में और आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि जब भी हम अच्छा स्कोर करते हैं, जब भी कुछ समझ में आता है तो हमारा इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है। जब कोई चीज़ आसान लगेगी तो हम उसमें ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो ये सब कुछ हम इस एनसीईआरटी की सीरीज़ के थ्रू करें। अब तक हमारे 5 चैप्टर्स हो चुके हैं, तो उन चैप्टर्स में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और सभी स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स आ रहे हैं तो उससे भी हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई, हम जिस तरीके से ये करवा रहे हैं, जिस तरीके से, जिस वे के साथ हम जा रहे हैं, जिस मेथड के साथ जा रहे हैं, तो आप तक वो बात ठीक तरीके से पहुंच रही है। आज के इस एपिसोड में हम क्या करेंगे, आज हमारा चैप्टर रहेगा आपकी क्लास 11 पोल साइंस का 6th चैप्टर है, जुडिशरी, न्यायपालिका। ओके, इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे, न्यायपालिका की बात करेंगे। न्यायपालिका क्या होती है, ठीक, न्यायपालिका की ज़रूरत हमें क्यों है, यानी कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं, न्यायपालिका में क्या क्या आता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात होती है तो भाई ये स्वतंत्रता, आज़ादी किस प्रकार की चाहिए होती है, अगर चाहिए होती है तो वो क्यों चाहिए होती है, और इसके लिए क्या हमारे देश में जो जुडिशरी है, न्यायपालिका, क्या वो इंडिपेंडेंट है। तो ये सब कुछ हम समझेंगे, यानी कि जुडिशरी के बारे में जो कुछ भी है A to Z वो सब कुछ हम इस चैप्टर के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस चैप्टर की और समझते हैं न्यायपालिका को। सबसे पहले हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि भाई ये है क्या न्यायपालिका, एग्जैक्टली कहाँ से आ गई ये न्यायपालिका। तो हम 6th क्लास से एक चीज़ समझते आ रहे हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसमें सत्ता की साझेदारी होती है। 10th क्लास का एक चैप्टर था ना आपका, सत्ता की साझेदारी, कि सत्ता की साझेदारी कई तरीके से हो सकती है। उसमें एक तरीका होता है सरकार के अलग अलग अंगों के बीच में सत्ता की साझेदारी। इसलिए किया गया ताकि कोई भी एक अंग है या कोई भी एक व्यक्ति वो अपनी मनमर्जी ना कर पाए। जैसे पहले होता था, राजतंत्र होता था ना, उसमें क्या होता था, राजा होता था और राजा को बोलते थे कि उसके पास निरंकुश शक्तियां होती थी। निरंकुश समझते हो ना, जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, कंट्रोल ही नहीं होता था, जब मर्जी जो मर्जी वो करते थे। सैनिकों आक्रमण तो आक्रमण हो जाता था, ऐसे युद्ध हो जाते थे कि ये कर दिया जाए तो वो उस तरीके से हो ही जाता था। लेकिन हमने डेमोक्रेसी में देखा कि भाई एक व्यक्ति के पास शक्तियां नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ हो जाती है। एक व्यक्ति के पास अगर शक्तियां होगी, अपनी मनमर्जी करेगा, लोगों के पास तो राइट्स रहेगी नहीं। डेमोक्रेसी नाम की चीज़ ही नहीं होती थी पहले। तो अब क्या किया गया, जो आधुनिक देश होते हैं उसमें डेमोक्रेसी होती है और डेमोक्रेसी में शक्तियों का बंटवारा होता है। और आधुनिक जो लोकतंत्र होता है उसमें सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। जैसे हमारे देश में भी है, छठी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि सरकार के 3 अंग होते हैं, यानी कि 3 अंगों में शक्तियां बंटी होती हैं, इनके अलग अलग कार्य होते हैं। एक होता है पहला अंग विधायिका। पहला अंग जो विधायिका है, विधायिका का कार्य क्या है, विधायिका में आ जाएगी हमारी संसद। ओके, देश की बात करें तो हमारी पार्लियामेंट आ गई, और अगर हम राज्यों की बात करें तो वहां पे क्या आ जाएगा,
हमारी जो विधानसभा वो आ जाएगी। इसका कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। कानून यही बनाते हैं, कानून में संशोधन करना, कानूनों का निर्माण करना या फिर बिलों को पास करना, वो सब कुछ कार्य करती है हमारी विधायिका, हमारी संसद, हमारी विधानसभा। सरकार का दूसरा अंग होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब जो इन कानूनों को लागू करती है, दूसरे वाला अंग। इसमें कौन कौन आएंगे? अगर हम देश की बात करें तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स आ गए सारे के सारे। स्टेट लेवल पे बात करें तो वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, वहाँ पर गवर्नर होते हैं, वहाँ पे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो आगे स्टेट लेवल की कार्यपालिका। ठीक, उसके बाद तीसरा अंग होता है, वो होती है हमारी न्यायपालिका। ओके, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, न्याय प्रदान करना। ओके, तो सरकार की ये जो 3 अंग होते हैं उसमें से तीसरे अंग की बात हम आज करने वाले हैं कि ये न्यायपालिका क्या होती है, कौन इसमें शामिल होते हैं, क्या कर सकती है, क्यों कर सकती है, क्यों होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि भाई न्यायपालिका क्या है, ये सरकार का एक अंग है। इसमें से विधायिका, कार्यपालिका हम पिछले 2 चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम न्यायपालिका की बात करेंगे और सबसे पहले हम न्यायपालिका को ही समझ लेते हैं कि ये जुडिशरी या न्यायपालिका क्या होती है। सबसे पहले ये जो हमारी न्यायपालिका होती है ये एक संवैधानिक संस्था होती है। कई बार ये वर्ड आप पढ़ते हो कि भाई संवैधानिक संस्था होती है। संवैधानिक संस्था का मतलब क्या होता है? संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल एक इंस्टीट्यूशन की बात आती है। संवैधानिक संस्था होती है जिसको संविधान के अनुसार गठित किया गया, यानी कि इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में बात की गई है। यानी ऐसा नहीं कि हमने बाद में बना दी कि चलो ऐसे भी बना देते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बात की कि भाई सरकार के 3 अंग होंगे, उसमें एक विधायिका होगी, एक कार्यपालिका होगी, एक न्यायपालिका होगी। तो ऐसी जितनी भी संस्थाएं संविधान ने सेटअप की है, कानून के अनुसार सेटअप है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेटअप की गई है, उनको बोलते हैं हम संवैधानिक संस्था। तो न्यायपालिका क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। यानी कि इसको ये वाली नहीं है कि यस नो वाली कि भाई मर्जी है, करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो, ऐसी वाली नहीं है। संवैधानिक संस्था होगी तो वो होनी ही जरूरी है। ठीक, जो भारतीय संविधान के अनुसार सबको न्याय प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो इसका मुख्य कार्य क्या है? टू प्रोवाइड जस्टिस, न्याय प्रदान करना। यानी कि न्याय प्रदान कब होगा? जब झगड़ों का, विवादों का निपटारा करेंगे। यानी कि उन विवादों का, झगड़ों का निपटारा करना, न्याय प्रदान करना, इसका प्रमुख कार्य होता है। ये सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। सरकार की कामयाबी के लिए, लोकतंत्र की कामयाबी के लिए या संविधान के कामयाबी के लिए बात की जाए तो उसके लिए न्यायपालिका होनी जरूरी है। तो न्यायपालिका है, ये लोकतंत्र और संविधान का रक्षक भी इसको माना जाता है। क्योंकि लोकतंत्र कब रहेगा? जब बिना किसी भेदभाव के झगड़ों का निपटारा होगा, बिना किसी भेदभाव के न्याय मिलेगा, सबको जस्टिस मिलेगा, तो तभी डेमोक्रेसी होगी ना। अगर मान लीजिए कि उसमें भेदभाव किया जाएगा तो वो तो पुराने वाला ही सिस्टम हो गया ना, कि मतलब वहाँ तो गड़बड़ होगी। जैसे हम पुराने तरीके से, आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें क्या था? जो सोसाइटी थी उसको 3 भागों में बांटा गया था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वाले मजे कर रहे थे, मौज थी उनकी, टैक्स ही नहीं देना पड़ता था। थर्ड एस्टेट सारे टैक्स देता था और उनसे कोई पूछता भी नहीं था। तो न्याय नहीं था ना। तो न्याय नहीं था, इसका मतलब वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी। अब डेमोक्रेसी हमें चाहिए तो भाई हमें न्यायपालिका चाहिए। तो इसे लोकतंत्र का रक्षक माना जाता है। ऐसे ही रक्षक माना जाता है इसको संविधान का, कि संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए, संविधान के अनुसार हमारी सरकार चलनी चाहिए। ये नहीं अपनी मर्जी से चलाएंगे कि भाई चलो आज मूड चेंज, आज हम ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं चलता। संविधान के अकॉर्डिंग, यानी कि एक कदम आगे अगर रख दिया तो वहाँ पे सायरन बजने लगता है, यानी कि अलर्ट हो जाती है, एक्शन मोड में आ जाती है हमारी जुडिशरी। तो उसका रक्षक भी माना जाता है कि सब कुछ ठीक तरीके से हो, तो उसे हम कहेंगे कि वो जुडिशरी है जो ये इंश्योर करती है। यानी ऐसे जैसे क्रिकेट का मैच होता है तो उसमें अंपायर जो होते हैं ना, या फुटबॉल के मैच में रेफरी होते हैं, जो अंपायर का रोल होता है, जो रेफरी का रोल होता है, वही रोल हमारी सरकार में न्यायपालिका का होता है। ठीक, अब यहाँ तक भी समझ में आ गया कि न्यायपालिका सरकार का एक अंग है, ये एक संवैधानिक संस्था है, इसका मुख्य कार्य न्याय प्रदान करना है, ये संविधान की रक्षक है, ये लोकतंत्र की भी रक्षक है। इतनी समझ में आ गई? ठीक, अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं, यानी कि मोटे तौर पे तो हमने समझ लिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि अगर ये अलग से क्वेश्चन बनता है कि आपका 4 मार्कर का क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें कैसे हम लिखेंगे। तो न्यायपालिका के कुछ कार्य होते हैं, मोटे तौर पर आप टिप्स पे याद रख सकते हो कि इसका पहला कार्य तो ये होता है कि किसी प्रकार के जो झगड़े होते हैं, चाहे वो आपस में व्यक्तियों के झगड़े हो, किसी व्यक्ति के किसी कंपनी के साथ झगड़े हो, कंपनी के साथ झगड़े हो, किसी व्यक्ति के सरकार के साथ झगड़े हो, सरकार के साथ झगड़े हो, किसी भी टाइप के झगड़े हो, उनके बीच में पंच का कार्य करती है न्यायपालिका। होता ना कोई बीच में तो एक पंच चाहिए ना, पंचायती आदमी चाहिए। वो पंचायती आदमी, वो अंपायर, वो हमारी
न्यायपालिका होती है, यानी कि उनको हल करती है। और कैसे हल करती है? कानून के अनुसार हल करती है। नहीं कि चलो ठीक है इस तरीके से कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके हल करती है, ऐसे नहीं करती। ये ना ही पर्चियाँ निकालती है, कानून के अनुसार हल करती है। तो पहला कार्य होता है झगड़ों को निपटारा, ओके, विवादों का निपटारा करना, न्याय प्रदान करना, ये कार्य होता है न्यायपालिका के। जैसे आप देखते होंगे कि जरूरी नहीं कि व्यक्तियों के आपस में झगड़े हो, सरकार के साथ भी हो जाता है। कभी रोड बना, किसी ने कब्जा कर लिया, गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट ने गलत एक्शन ले लिया, आपका बिल ज़्यादा हो गया, आपने केस कर दिया, वो गवर्नमेंट के खिलाफ आपका झगड़ा होता है ना। तो उन झगड़ों का निपटारा न्यायपालिका करती है। स्टेट टू स्टेट के भी हो जाते हैं। स्टेट टू स्टेट के जैसे पंजाब और हरियाणा का सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर के झगड़ा चल रहा है। तमिलनाडु कर्नाटका का झगड़ा चल रहा है, किसको? कावेरी जल विवाद को लेकर के एक विवाद चला है, कावेरी के जल को लेकर के। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी झगड़े हो सकते हैं, उसका भी निपटारा यही करेगी। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ ज़्यादा नहीं बन रही है, नहीं पटती है, तो कोई ना, वो कोर्ट के थ्रू निपटारा होगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो पहला कार्य ये होता है, ये आपको वैसे ही याद रह जाएगा भाई, झगड़ों का निपटारा करना, न्याय प्रदान करना, इसका कार्य है। दूसरी है कि कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कामों को भी अंजाम देता है हमारा न्यायपालिका। राजनीतिक कार्यों का मतलब ये है जैसे नियुक्तियां करना, जो लोअर कोर्ट होती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट है, वो नियुक्तियों को सुनिश्चित करते हैं। इसके साथ साथ जैसे सरकार को अगर नीड हो, ज़रूरत हो, तो उनको सलाह भी दी जाती है, कानूनी सलाह दी जाती है, तो ये कार्य भी आ जाता है। यानी कि कानूनी सलाह देना, ऐसे कर लोगे तो ज़्यादा याद रह जाएगा। कानूनी सलाह देना भी जो हमारी न्यायपालिका है, जुडिशरी, उसका कार्य है। उसके बाद तीसरा कार्य आ जाता है संविधान की व्याख्या करना और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। जैसे संविधान है, उसमें कोई एक पंक्ति दे दी गई है, अब उसमें ये पॉलिटिशियन क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो करेगी भाई ऐसे नहीं, ये तो इसका मतलब तो ये निकल रहा है, इसका मतलब तो ऐसे निकलेगा। अब वो गड़बड़ हो जाएगी ना, वो तो अपने तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जो एडवोकेट्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो न्यायपालिका उसको ठीक तरीके से एक्सप्लेन करती है कि ना भाई इसका मतलब ये निकलेगा, और ये निकलेगा तो यही निकलेगा। तो ये संविधान की व्याख्या करना भी हमारी न्यायपालिका का कार्य है। इसके साथ साथ उसकी सुरक्षा भी करती है। सुरक्षा कैसे करती है कि अगर कोई भी कानून आता है, नया कानून, वो कानून लेकर के आई कौन? विधायिका। अगर हमारे संविधान को ये लगता है, हमारी न्यायपालिका को ये लगता है कि ये जो कानून है नया, ये नया जो एक्ट है ये संविधान के खिलाफ है, तो उसको कैंसिल कर सकती है। उसे जुडिशियल रिव्यू सिस्टम बोलते हैं, उसको रिव्यू कर सकती है। रिव्यू में अगर आ गया भाई ये गलत है, तो उसको हटाना पड़ेगा, उस डिसीजन को वापस लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से कि संविधान के ये नहीं कि चीथड़े कर दी जाए, वो चीथड़े नहीं होने देती हमारी न्यायपालिका, जुडिशरी। तो ये भी कार्य होता है हमारी न्यायपालिका। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ अधिकार है, कानूनी अधिकार होते हैं ना, कानूनी अधिकार है आपके पास, जैसे वोट डालने का अधिकार है, दैट इज़ कानूनी अधिकार है। संपत्ति का, प्रॉपर्टी का राइट है, दैट इज़ ऑल्सो हमारा एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। ऐसे ही हमारे मौलिक अधिकार, उनकी रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका। मान लीजिए कि किसी ने आपके अधिकारों को छीन लिया, गवर्नमेंट ने छीन लिया, आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट क्या है? न्यायपालिका है, ओके। तो उसके लिए भी ये कार्य भी कौन करती है? हमारी न्यायपालिका, जुडिशरी करती है। इसके साथ साथ न्यायपालिका, इसकी प्रमुख भूमिका ये भी है कि ये कानून के शासन की रक्षा करती है। अब कानून के शासन की रक्षा मतलब हमारे यहाँ पे जो लोकतंत्र होता है उसमें क्या होता है? कानून का शासन होता है, मर्जी नहीं होती किसी की, कानून के अनुसार देश चलता है। कानून के अनुसार मतलब कि चाहे वो कोई भी हो, उसको उस कानून के दायरे में ही रहना होता है। यानी कि वो कानून की जो 22 गज की पिच होती है ना, उसी पे ही दौड़ना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तो वो कानून के अनुसार सरकार चले, उसी लाइन के अकॉर्डिंग चले, कुछ भी उससे बाहर ना हो। तो वो कौन देखता है? वो जुडिशरी देखती है। जुडिशरी इस चीज़ को इंश्योर करती है, न्यायपालिका वो इस चीज़ को इंश्योर करती है। तो ये कार्य होते हैं, यानी कि झगड़ों या विवादों का निपटारा करना, सरकार को सलाह देना, संविधान की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना, और साथ ही साथ कानून के शासन की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना। तो ये सारे कार्य होते हैं न्यायपालिका के, और इन्हीं के लिए हमें न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। यानी कि दोनों तरीके से आ सकता है ये क्वेश्चन कि न्यायपालिका के कार्य क्या है या फिर हमें न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, तो आपका आंसर सेम रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि भाई ये कानून के शासन की आपने बात की, तो ये कानून के शासन का अर्थ क्या होता है? जस्ट ए मिनट, कानून का शासन क्या होता है? 1 मार्कर में पूछा जा सकता है कि कानून का शासन का अर्थ ये है कि भाई चाहे वो धनी हो चाहे वो गरीब हो, ओके, चाहे वो अंबानी अडानी हो, चाहे हमारे पड़ोस में जो सब्जी की रेडी लगाने वाला कोई पर्सन हो, ठीक, चाहे वो स्त्री हो, मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो अगड़े हों चाहे वो पिछड़े हों, कोई भी हो, सबके लिए हमारे देश में एक जैसा कानून है। यानी चाहे वो पीएम हो या पीएन हो, सब एक बराबर है,
ओके, जैसे पीएम का भी एक वोट होता है और पीएन का भी एक ही वोट होता है। ऐसा नहीं कि पीएम है तो भाई ज़्यादा वोट होंगे, अंबानी अडानी है तो ये नहीं कि उनके भाई 10-15 हज़ार वोट काउंट कर लेते हैं, बड़े आदमी हैं, और ये भाई रेडी लगाने वाला एक ही आदमी है तो इसका तो आधा वोट ही काउंट करते हैं। ऐसा नहीं होता, सबके एक वोट होते हैं। एक वोट एक व्यक्ति, एक वोट एक मोल होता है। ओके, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होता है। तो यानी अपने देश में कानून एक जैसा, किसी के लिए भी, राजा हो चाहे वो फकीर हो, तो ये कानून का शासन होता है। तभी तो डेमोक्रेसी है ना, सब एक बराबर है हम। अगर फंस गए, कुछ गड़बड़ की, तो चाहे वो किसी भी स्टेट का सीएम हो, चाहे वो देश का पीएम हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, उसको भी उसी तरीके से जेल में जाना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? इसे कानून का शासन करते हैं। लेकिन ये कानून का शासन चलेगा, इसको इंश्योर कौन करता है? हमारी न्यायपालिका इंश्योर करती है कि भाई मैच में कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये हो गया कि कार्यपालिका, जो हमारी न्यायपालिका है, उसकी हमें आवश्यकता क्यों है या फिर उसके कार्य क्यों है। अब इसमें नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि न्यायपालिका ये सब कुछ काम तब करेगी जब वो इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, उसके ऊपर दबाव ना हो। ठीक, अब ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या होती है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्याय व्यवस्था में स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव का ना होना। यानी कि न्याय व्यवस्था में दबाव डाल के काम ना करवाएं कि भाई ऐसे करना पड़ेगा आपको, ऐसा ना हो। न्यायपालिका कानून के अनुसार सही तरीके से कार्य कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि बाहर का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, सरकार का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के छोटे चमचे बड़े चमचे का प्रेशर नहीं होना चाहिए कि कोई भी फ़ोन करवा दे कि भाई ऐसे करना है, और अगर ये जजेज ऐसे करने लगे तो फिर तो दिवाला निकल जाएगा एक तरीके से, हमारी जुडिशरी का, हमारी डेमोक्रेसी है, ख़त्म, जुलूस निकल जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। वो न्यायपालिका है वो देश के संविधान, देश का जो संविधान है, जो हमारी लोकतंत्र है और जो हमारी जनता, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो। यानी कि उनको ध्यान में रखें, सरकार के अंग के बारे में ना सोचे, सरकार के अंग की कोई किसी टाइप की इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए। तो उसे हम कहेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हम दूसरे शब्दों में ये कहें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष तरीके से अपने डिसीजन ले पाए, उसमें गवर्नमेंट के किसी भी अंग का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ताकि वो ठीक तरीके से डिसीजन ले पाए। तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है। और जो न्यायपालिका की ये जो स्वतंत्रता होती है ये बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर ये नहीं तो सारा खेल खत्म हो जाता है। क्योंकि उसके बाद तो वही है ना, करप्शन चलेगा, डिसीजन लिए जाएंगे, किसको ये रहेगा कि भाई न्यायपालिका ने डिसीजन दिया है, माने ना माने तो हमारे लिए वो गड़बड़ हो जाएगी। अदरवाइज आप देखते होंगे कि जब भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डिसीजन होते हैं, चाहे वो कोई पार्टी हार रही है, चाहे कोई वो जीत रही है, जिसने भी केस किया हुआ है, दोनों जो पक्ष होते हैं, दोनों जो पार्टी होती है उस डिसीजन को मानती है, क्योंकि वो कानून के अनुसार होते हैं, वो जो एविडेंसेस के अकॉर्डिंग होते हैं। आप मूवीज़ में देखते हो ना कि भाई अदालत है वो सबूतों को मानती है, तो सबूत जो एविडेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं, संविधान के अनुसार डिसीजन लिए जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। और हमारे देश में जो न्यायपालिका वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि न्यायपालिका की अगर स्वतंत्रता हमें इंश्योर करनी हो, चाहे अपने देश में या किसी भी देश में, तो क्या क्या करना पड़ता है। पहली चीज़ तो ये होता है कि न्यायपालिका के जो भी काम है उसमें सरकार के दोनों अंग, विधायिका और कार्यपालिका, उसका इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो एमपी हूँ और फ़ोन घुमा दे वहाँ पे, ना ये होना चाहिए कि भाई मैं मंत्री हूँ, जजेस के बुलाओ जजेस को यहाँ पे और उसको कहो कि ऐसे ऐसे डिसीजन देना, ये तो अपना ही बनता है। अगर ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि पहली चीज़ तो ये इंश्योर होनी चाहिए, जहाँ पर भी जुडिशरी हमें इंडिपेंडेंट चाहिए, कि जो हमारी विधायिका है, कार्यपालिका है, उसका वहाँ पर कोई लिंक नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, यानी कि वो वहाँ पर इंटरफेयर ना कर पाए। दूसरे एक ही सरकार के अन्य अंग है वो जो न्यायपालिका के निर्णय जो है, डिसीजन जो है, उसमें भी उनका इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। जो डिसीजन सही होगा वही डिसीजन आना चाहिए, इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तीसरा ये कि जो न्यायाधीश, जजेज होते हैं, वो स्वतंत्र होने चाहिए, उनमें किसी टाइप का डर नहीं होना चाहिए। अगर उनको डराया धमकाया जाएगा, भाई आपका ट्रांसफ़र कर देंगे, कहाँ भेज देंगे, आपको अंडमान निकोबार भेज देंगे, आपको लक्षद्वीप भेज देंगे, तो वो डर के मारे करेगा, चलो ठीक है आपकी बात मान लेते, विधायक जी आप कह रहे हो, है ना, ऐसे हो सकता है। लेकिन वो अगर नहीं होगा तभी बेटर रहेगा ना जुडिशरी के लिए। तो ऐसा डर नहीं होना चाहिए, ताकि वो खुल करके अपना काम कर पाए। तो ये करना जरूरी है, यानी कि ना तो इंटरफेयर हो गवर्नमेंट की, ना ही डिसीजन में इंटरफेयर होना चाहिए, ना ही जजेस के ऊपर किसी प्रकार का दबाव होना चाहिए। और जो जजेस है वो देश के संविधान, हमारी डेमोक्रेसी और जनता के प्रति जवाबदेह, अकाउंटेबल
जिम्मेवार होने चाहिए, इसके अलावा किसी के प्रति नहीं। यानी कि वो सिर्फ संविधान को देखे, हमारी डेमोक्रेसी को देखे, पब्लिक को देखे, सरकार को ना देखे कि सरकार किसकी है, किसके पास पावर है। अगर ये होगा तभी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। और अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, मान लीजिए कि अंपायर है वो वैसे ही करप्ट हो जाए कि ठीक है जी, पैर के लगी एलबीडब्ल्यू की अपील की और तुरंत उंगली उठा दी, तो भाई क्रिकेट मैच तो खत्म ही हो जाएगा ना। ऐसी जो डेमोक्रेसी वो खत्म हो जाएगी अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट आओ। तो ये सब कुछ करना जरूरी है ताकि जुडिशरी वो सही तरीके से अपना कार्य कर पाए। तो ये सब कुछ हमारे देश में किया गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारे देश में ऐसा क्या किया गया कि हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो हमारे यहाँ पे कुछ कदम उठाए गए, कुछ उपाय किए गए न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए। सबसे पहले क्या किया गया कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो बड़ी फ्री एंड फेयर है, साफ है, बिल्कुल पारदर्शी है। उसमें किसी भी राजनीतिक दल की कोई भूमिका नहीं है, उसमें विधायिका की कोई भूमिका नहीं है। यानी उसके लिए हमने क्या सेट कर दिया, हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर दिया कि भाई योग्यता सेट कर दी कि हाँ इतना अनुभव चाहिए, ये क्वालिफिकेशन चाहिए, जो पूरा करता है वो जुडिशरी में आ सकता है। ये नहीं कि फ़ोन घुमा दिया और जुडिशरी में आ जाएगा। ओके, एक चीज़ तो ये कर दी, इसमें मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल ही खत्म कर दिया, वो तार ही काट दिया हमने। तो इससे क्या हुआ कि जुडिशरी वो अपने तरीके से काम कर पाती है, स्वतंत्र रहेगी। दूसरे ये कि उनके कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित की गई हमारे संविधान के दौरान कि जो न्यायाधीश होते हैं, जजेस होते हैं, उनका जो टेन्योर होता है वो फिक्स होता है। यानी कि उस पीरियड तक, जैसे 62 ईयर्स होता है लोअर कोर्ट्स की बात करें, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो 65 ईयर्स होता है, 65 वर्ष की आयु में वो रिटायर होते हैं। तो रिटायरमेंट का जो पीरियड होता है फिक्स होता है, यानी उससे पहले उनके पीरियड को कम नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कह देगी भाई देख लो, वरना आपका वो पहले रिटायर कर देंगे, वीआरएस दिलवा देंगे, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। ओके, हाँ, जजेस को हटाया जा सकता है केवल विशेष परिस्थितियों में। मान लीजिए कि कुछ ऐसा बड़ा मसला कर दिया है और उसको अगर हटाया जाएगा तो वो भी प्रोसीजर ऐसी नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कहेगी अगर नोटिस थमा देगी कि भाई आपको हटा दिया। उसके लिए बहस होगी हमारी लोकसभा राज्यसभा में से किसी एक में, और दोनों जो हाउसेज है हमारी पार्लियामेंट की, वो अगर 2/3 बहुमत के साथ, 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर पास कर दें तब वो हटेंगे। मतलब इतनी आसान प्रोसीजर नहीं है, वो तब हटाया जाएगा जब उसने एक्चुअल में कुछ गड़बड़ की हो। तो ये भी सुनिश्चित किया गया है कि एक तो उनकी जो नियुक्तियां हैं वो बड़े सही तरीके से प्रॉपर नियम के अनुसार की जाती हैं, तो इससे में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी ये कि उनका जो कार्यकाल होता है वो सुनिश्चित होता है, उससे पहले उनको हटाया नहीं जा सकता, उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता, और उनके हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी सुनिश्चित की गई है ताकि वो बिना डर के, दबाव के अपना कार्य कर पाए सारे जजेस। तीसरा ये कि वित्तीय निर्भरता, आमतौर पर कई बार ऐसा होता है कि दबाव में लाने के लिए, कि मान लीजिए कि सरकार के पास है उनका सैलरी जाननी हो और सरकार कहे कि नहीं जी अभी तो हमारे पास पैसा नहीं है, दबाव में डालने के लिए कह दे नहीं जी 6 महीने की हम सैलरी नहीं दे पाए क्योंकि पैसा नहीं, अटका दे कहीं पे बिल, प्रेशर में लाने के लिए। तो ऐसी भी कोई गुंजाइश नहीं है कि न्यायपालिका वित्तीय रूप से विधायिका या कार्यपालिका पर निर्भर नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार ऐसी व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका के जो न्यायाधीशों के वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं, उनके लिए विधायिका की मंजूरी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक, तो यहाँ पर भी पहले से ही सोच लिया गया था कि कैसे भी किसी भी तरीके से जो हमारी न्यायपालिका उस सरकार के अंडर में डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। वो किसके कंट्रोल में होनी चाहिए? सिर्फ संविधान के अनुसार वो कार्य करे। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट होती है या फिर कोई भी व्यक्ति होता है, वो कोर्ट के यानी कि हमारी न्यायपालिका उसके कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कह सकते कि उसको प्रेशर में लाने के लिए उन्होंने डिसीजन दिया और उसके बाद मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, भाई वो तो अनपढ़ है, उस जजेस का क्या कहें, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, ओके, खिल्ली उड़ाना शुरू कर दे, उसके खिलाफ होर्डिंग लगा दे। ऐसा नहीं चलता। यानी ऐसा करके भी इनडायरेक्टली भी उनको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्तिगत आलोचना करता है तो उसे न्यायालय की अवमानना का दोषी माना जाएगा और उसको दंडित किया जा सकता है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। तो ये भी सुनिश्चित किया गया कि भाई ना तो डायरेक्ट ना ही इनडायरेक्ट, ना सीधी उंगली से ना टेढ़ी उंगली से, किसी भी तरीके से न्यायपालिका उसको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। वो अपने अनुसार कार्य करेगी, संविधान के अनुसार कार्य करेगी। तो ये सब कुछ हमारे देश में किया गया ताकि न्यायपालिका वो ठीक तरीके से कार्य कर पाए। ठीक, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक जो हमने बात की है कि न्यायालय की अवमानना, ये वर्ड कई बार आता है न्यूज़पेपर में अगर पढ़ते हो या न्यूज़ चैनल में आप देखते हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा लिए गए फैसले हैं या निर्णयों की अगर कोई व्यक्तिगत आलोचना करता है कोई व्यक्ति, ओके,
व्यक्तिगत आलोचना करता है या उनके फैसलों को अगर नहीं मानता तो उसे बोलते हैं न्यायालय की अवमानना। ठीक, यानी कि किसी भी, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया, ठीक, किसने, न्यायपालिका ने ऑर्डर दे दिया, जुडिशरी ने ऑर्डर दे दिया गवर्नमेंट को कि आपको ये करना है, और कब तक करना है, 1 महीने में या 2 महीने में टाइम पीरियड दिया। अगर गवर्नमेंट ना करे तो इसे न्यायपालिका की अवमानना माना जाएगा। दोबारा से उन्हें कोर्ट में जाना पड़ेगा, उनके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। अगर कोई व्यक्ति है वो अगर कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान दिया गया। यानी कि जो उन्होंने कह दिया तो वो कह दिया, दैट्स फाइनल, यानी कि वो चीज़ें होनी ही सुनिश्चित हो जाती है। तो ये शक्तियां भी दी गई, स्पेशल प्रावधान किया गया ताकि न्यायपालिका उसको इग्नोर ना कर पाए गवर्नमेंट, क्योंकि अगर मान लीजिए कि सब कुछ कर सकती है और उसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट उनके डिसीजन को फॉलो नहीं करते, फिर न्यायपालिका को होने का फायदा क्या हुआ। ओके, तो ये न्याय जो हमारी कोर्ट होती है, न्यायालय होता है, उसकी अवमानना के अंतर्गत आता है और उसमें सजा का प्रावधान भी किया गया। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि सरकार के 3 अंग होते हैं, उनमें से एक अंग होता है हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है, इसका मुख्य कार्य होता है न्याय प्रदान करना, विवादों का निपटारा करना, और एक संवैधानिक संस्था होती है। फिर हमने समझा कि न्यायपालिका की जरूरत क्यों है, यानी कि उसके कार्य को हमने समझा। फिर हमने समझा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या होती है, क्यों जरूरी है, और कैसे हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है। ठीक, ऐसे क्या कुछ किया गया। अब हम बात करेंगे कि अपने देश में जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, और साथ साथ हम समझेंगे कि चाहे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, अगर किसी को जज बनना है यानी कि न्यायाधीश बनना है तो उसके लिए क्या योग्यताओं की आवश्यकता होती है। ठीक, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ओके, यानी कि उनको शपथ कौन दिलाते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं। अगर हम वर्तमान में बात करें तो जस्टिस यू ललित है, वो देश के मुख्य न्यायाधीश है। CJI जिनको बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कौन है, यू ललित है। और 8 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2022 तक उसके बाद रहेंगे जस्टिस चंद्रचूड़। ओके, जस्टिस चंद्रचूड़, जो जस्टिस चंद्रचूड़ रहेंगे तो उनके फादर हैं वो भी CJI रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, तो ये रहेंगे। यानी कि ये बहुत लंबे समय तक रहेंगे, 2022 से 2024 तक। 10 नवंबर नहीं, यहाँ पे 10 नवंबर 2024 होगा, यानी कि ये लगभग 2 साल से ज़्यादा समय तक रहने वाले हैं। ठीक, और वर्तमान में चीफ जस्टिस सहित कुल 31 हमारी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं। चीफ जस्टिस के अलावा 30 अन्य हैं। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट में, 34 न्यायाधीश हो सकते हैं, 34 हो सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट की बात करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पूरे देश में एक ही होती है ना, ठीक, हाई कोर्ट अलग अलग होती है। हालांकि हाई कोर्ट 2 राज्यों की एक हो सकती है, कई सारे राज्यों की भी एक हो सकती है। तो अपने देश में वर्तमान में 25 कुल 25 हाई कोर्ट है। ओके, जैसे दिल्ली की अपनी एक अलग हाई कोर्ट है, अगर हम बात करें यूपी की अपनी अलग हाई कोर्ट है, जबकि पंजाब हरियाणा की बात करें तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट एक साझी हाई कोर्ट है। ओके, इस तरीके से अलग भी हो सकती है राज्य की और साझी भी हो सकती है, इकट्ठी भी हो सकती है। उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या योग्यताएं चाहिए होती है अगर हाई कोर्ट का जज बनना हो, ओके, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना हो। तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए मोटे तौर पे अगर हम योग्यता की बात करें तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके पास हाई कोर्ट में जज बनने के लिए लॉ की बैचलर डिग्री होनी जरूरी है, कि लॉ में, ओके, LLB करते हैं, LLM करते हैं, तो उसमें लॉ की जो बैचलर डिग्री है वो मिनिमम कम से कम होनी चाहिए। और इसके साथ साथ 10 साल तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए, यानी कि उन्होंने एज ए एडवोकेट काम किया हो। जैसे 2 शब्द होते हैं, एक तो लॉयर होता है, एक एडवोकेट होता है। लॉयर होता है जिसके पास डिग्री होगी वो लॉयर हो गया, यानी कि जो कानून को जानने वाला है। एडवोकेट होता है जिसने प्रैक्टिस की होती है, जब वो कोर्ट में काम करता है तो उसको एडवोकेट बोलते हैं। ठीक, तो उसके पास पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और जज बनने के लिए लॉ की बैचलर डिग्री होना तो ज़रूरी है। साथ साथ उसके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए वकालत का। ठीक, यानी कि वो जज बन सकता है हाई कोर्ट का अगर उसके पास ये सारी चीज़ें हैं, तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ऐसे अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा वो कम से कम किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रह चुका हो, यानी कि हाई कोर्ट के थ्रू आ सकते हैं, डायरेक्ट कोई एंट्री नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में आएगा। हाई कोर्ट में 5 साल तक वो जज रह चुका हो, और कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट में उसे वकालत का अनुभव भी होना चाहिए, यानी कि वकालत का अनुभव होगा तब वो हाई कोर्ट का जज बनेगा, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति जो है हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं, उनके विचार में वो कानूनविद भी होना चाहिए, यानी कि कानून का जानकार भी होना चाहिए। अगर उन्हें लगे कि ये कानून का जानकार नहीं है, बस भाई वैसे ही पहुँच गया, तो भी उसको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि छोटी बड़ी पोस्ट नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट है ये। ठीक,
तो ये हो गया कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, दोनों में ही चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनना है तो 5 साल तक वो जज रहे होने चाहिए हाई कोर्ट के, और 10 वर्ष का वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में, और साथ साथ राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग उन्हें कानून की जानकारी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारी न्यायपालिका के थोड़ा अंदर की तरफ आ जाते हैं। अब तक तो हम बाहरी बात कर रहे थे, न्यायपालिका क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है, स्वतंत्रता क्यों ज़रूरी है, स्वतंत्रता के लिए हमारे देश में क्या किया गया, ये सब कुछ। अब हम बात करते हैं हमारी सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके क्या कार्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हम हाई कोर्ट, हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबकी बात करेंगे। ये अलग से आपके क्वेश्चन आ सकता है, और सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में रहता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उसके कार्य क्या होते हैं। तो जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उसके फैसले सभी अदालतों को मानने होते हैं, यानी कि एक तो ये अपेक्स कोर्ट होती है, सर्वोच्च सबसे ऊपरी कोर्ट होती है। अगर इसने डिसीजन दे दिए तो दैट्स द फाइनल डिसीजन, ये फाइनल डिसीजन होता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो सुप्रीम कोर्ट है वो तबादला कर सकती है, ट्रांसफ़र करने की पावर भी इसी के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी कि गवर्नमेंट के पास नहीं होती। ये किसी अदालत का मुकदमा अपने पास डायरेक्ट मंगवा सकती है। मान लीजिए कोई सीरियस केस है और वो केस काफ़ी मुद्दा इंपॉर्टेंट है और वो उलझा हुआ किसी छोटी अदालत में और उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट है उस मुद्दे को अपने पास मंगवा सकती है। यदि किसी उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवाना है तो ये कार्य भी सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक, इसके साथ साथ ये अपीलीय अदालत भी होती है। मान लीजिए कि किसी हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, तो हाई कोर्ट ने अगर डिसीजन दे दिया है तो उसकी अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। अगर कोई मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। इसके साथ साथ और कौन से कार्य होते हैं, ये संविधान की व्याख्या करती है। ठीक, इसके साथ साथ यानी कि संविधान की व्याख्या करना, और इसके साथ साथ इसमें सीधी रिट भी डाली जा सकती है, जनहित याचिका, जिसके हम आगे बात करने वाले हैं। ये कुछ कार्य होते हैं, जनरल से कार्य आप बता सकते हो। एक तो ये कि ये सर्वोच्च न्यायालय होता है तो इसके डिसीजन सभी कोर्ट के ऊपर लागू होते हैं। ये उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका तबादला कर सकती है, किसी भी अदालत का मुकदमा यहाँ पे मंगवाया जा सकता है, एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में शिफ्ट किया जा सकता है, ये संविधान की व्याख्या कर सकती है। इसके अलावा जो लोअर कोर्ट है, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, उसकी जो मुकदमे हैं उनमें जो भी डिसीजन आया उसकी अपील इसमें की जा सकती है। ठीक, इसके अलावा ये सरकार को मांगने पर सलाह दे सकती है। तो ये कुछ इस टाइप के कार्य करती है हमारी सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। ठीक, कहाँ, ये हमारी दिल्ली में है। उसके बाद आ जाता है हमारी हाई कोर्ट। जैसा कि हमने समझा कि हाई कोर्ट जो होती है वो किसी भी राज्य की सर्वोच्च कोर्ट होती है, यानी कि उसके बाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। तो हाई कोर्ट का कैसे होता है, हमारे देश में कुल 25 हाई कोर्ट्स है। ये हाई कोर्ट एक राज्य की एक भी हो सकती है, ये कई राज्यों की एक भी हो सकती है, 2 राज्यों की भी एक हो सकती है। जैसे हम महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें, बॉम्बे हाई कोर्ट के नाम से ही जाना जाता है, तो महाराष्ट्र और गोवा उसकी साझी है। पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, तो एक साथ भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। हाई कोर्ट के कार्य क्या, हाई कोर्ट के कार्य लगभग सुप्रीम कोर्ट वाले ही हैं, लेकिन वो स्टेट तक लिमिटेड रहते हैं। जैसे निचली अदालतों के जो फैसले हैं उन पर की गई अपील की सुनवाई करता है ये, यानी कि जो हाई कोर्ट है उससे निचले वाली अदालतों की कोई भी डिसीजन है उसकी अपील की जा सकती है। जैसे होता है ना कि आपने टीचर के पास गए और टीचर से अगर जो भी डिसीजन है उससे अगर आपके पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं है तो आप किसको रिपोर्ट करते हो, प्रिंसिपल सर या मैम को, तो वो सुप्रीम कोर्ट होगी एक तरीके से। ओके, और आपके जो प्रिंसिपल सर से पहले आपके आगे जो क्लास इंचार्ज है वो आपकी हाई कोर्ट होगी, जो आपके सब्जेक्ट टीचर होते हैं वो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होगी। तो आप आगे अलग अलग ऊपर के लेवल के ऊपर अपील कर सकते हो ना, अगर आपको लगे कि यहाँ तो ठीक से सुनवाई नहीं हुई तो आप ऊपर वाले लेवल पे जाते हो। ऐसे यहाँ पे होता है कि जो निचली अदालतें होती हैं उनके फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई है वो हाई कोर्ट करता है। इसके साथ साथ मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। मान लीजिए कुछ ऐसा किया गया जो लगता है कि संविधान के खिलाफ है तो रिट जारी की जा सकती है। राज्य के अधिकार क्षेत्र में, यानी कि उस अधिकार क्षेत्र में उस राज्य के जिसकी हाई कोर्ट है उसमें आने वाले सभी मुकदमों का निपटारा है वो हाई कोर्ट करती है। इसके अलावा जो निचली अदालतें होती है उनके ऑब्जर्वेशन का कार्य करना, उन पे कंट्रोल का कार्य करना, ये हाई कोर्ट का कार्य होता है। वो देखती भी निचली अदालतें भी ठीक से काम करी कि नहीं करी, ये कार्य भी हाई कोर्ट का होता है। तो ये हो गए हाई कोर्ट के क्या क्या कार्य होते हैं। उसके बाद होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, यानी कि उससे नीचे होते हैं, हर जिले में एक कोर्ट होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है कि उसके क्या कार्य होते हैं, एक तो जिले में जितने भी दायर मुकदमे होते हैं उनकी सुनवाई करना होता है। इसके साथ साथ इससे भी नीचे की जो कोर्ट होती है, लोकल कोर्ट्स होती है,
उनके डिसीजन के ऊपर अगर किसी ने अपील किया तो उनकी सुनवाई करती है, और गंभीर किस्म के जो आपराधिक मामले होते हैं उनके ऊपर फैसला भी देती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हालांकि अपील आगे भी की जा सकती है, लेकिन मान लीजिए किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा तो वो फैसले यहीं से जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट अपील नहीं होगी कि किसी का मारपीट का है, लूट मार का ऐसा झगड़ा है, तो ऐसा नहीं कि सीधे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे, पहले यहीं पर डिसीजन होगा। अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो हाई कोर्ट में जा सकता है आगे। ऐसे ही जो लोकल कोर्ट्स होती है उनके क्या कार्य होते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी पहले लोकल कोर्ट्स होती है, जैसे तहसील सत्र पर होती है, तो उनके कार्य होते हैं एक तो फौजदारी झगड़े, ओके, मारपीट के झगड़े होते हैं, मारपीट के ऐसे मुकदमे होते हैं तो उनका निपटारा करती है। ऐसे ही दीवानी यानी कि जो पैसे से संबंधित मुद्दे होते हैं उनका निपटारा करती है। यानी कि ये जो कोर्ट होते हैं इनके लगभग से कार्य एक जैसे ही होते हैं, ठीक, लेकिन वो जैसे जैसे वो लेवल बढ़ता जाता है कि अगर वो लोकल लेवल के हैं मुकदमे तो वो ये कोर्ट करेगी, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के तो उससे ऊपर वाली कोर्ट करेगी, अगर पूरे स्टेट लेवल के तो उससे ऊपर वाली कोर्ट, देश के लेवल के तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और उनके नीचे जितनी अदालतें होंगी वो उन डिसीजन को वैसे वैसे मानती रहेगी, ठीक। यानी कि ये इनके मुख्य कार्य होते हैं। उसके बाद हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय का अधिकार क्षेत्र क्या होता है उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में क्या क्या आता है, यानी कि कहाँ कहाँ पर उनके जो डिसीजन है वो लागू होते हैं। एक तो ये कि इनका मौलिक क्षेत्र अधिकार क्या होता है, कि मौलिक क्षेत्र अधिकार का मतलब है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई है वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है, यानी कि ऐसा नहीं कि निचली अदालत से ही होकर के ऊपर जाएगा। जैसे हम अगर प्रिंसिपल सर या मैम की बात करें तो ऐसा नहीं कि पहले आप क्लास इंचार्ज के पास जाओ, कुछ ऐसे होते हैं इंपॉर्टेंट इमरजेंसी वाले काम सीधे डायरेक्ट ऑफिस में ही होते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे निर्णय होते हैं, मुकदमे होते हैं जिनकी सुनवाई सीधी सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई हो जरूरी नहीं। आमतौर पर जैसे सरकार से संबंधित जो मुकदमे होते हैं, विवाद जो होते हैं, उनमें अंपायर या निर्णायक है उसकी भूमिका सर्वोच्च न्यायालय निभाता है। यानी कि अगर सरकार के कोई झगड़े हैं सर्वोच्च न्यायालय में ही जाएंगे, यानी कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई झगड़े हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई विवाद है, ओके, या देश से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो उससे रिलेटेड मुकदमे वो डायरेक्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये मौलिक उसका अधिकार क्षेत्र आ जाता है। यानी कि देश के हित से संबंधित या केंद्र सरकार से संबंधित अगर कोई मुद्दा है तो ऐसे मामले सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक। लोकल जो कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उसमें ले जाने की कोई नीड नहीं है। दूसरा, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार भी दिए गए। रिट संबंधी क्षेत्राधिकार ये है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। यानी कि उच्च न्यायालय भी वैसे रिट जारी कर सकता है, लेकिन कुछ रिट ये होता है कि मान लीजिए कि कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो जनहित याचिका ऐसी चीज़ होती है, एक जनहित याचिका होती है, तो PIL जिसको बोलते हैं, कि आमतौर पे कोई भी व्यक्ति उस सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट लगा सकता है कि आप सरकार को ऑर्डर दीजिए कि ये गलत हो रहा है, ओके। तो ऐसे जो मामले होते हैं जो आम जनता से रिलेटेड होते हैं, कई बार वो मामलों की सुनवाई भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है और उसमें वो रिट जारी करता है। रिट जारी मतलब ऑर्डर जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। ऐसा हाई कोर्ट भी कर सकती है, लेकिन आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है ऐसा। तो ये भी सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में आएगा। यानी कि एक तो मौलिक अधिकार क्षेत्र हो गया कि जो मामले देश या केंद्र सरकार से संबंधित है वो सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। दूसरा ये कि कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दे जो जनता से जुड़े हैं तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर देती है। ऐसी अपीली क्षेत्राधिकार आ जाता है। एक ये कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्चतम ये अपील का न्यायालय है, यानी कि निचली किसी भी अदालत से अगर कोई निर्णय आया और कोई भी पक्ष है वो सेटिस्फाई नहीं है कि नहीं ये तो गलत हुआ, तो आप अपील कहाँ कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ओके। तो कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इसके लिए उच्च न्यायालय को प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, ठीक। और अपीली क्षेत्राधिकार करता है कि सर्वोच्च न्यायालय से पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार होगा और उसके कानूनी मुद्दों की दोबारा से जांच होगी। यानी कि ऐसा नहीं कि उसी से सिरे से शुरू किया जाए, नए सिरे से वो मुकदमा चलेगा। तो अगर कोई मुकदमा है वो नीचे से चल रहा है और कोई भी सेटिस्फाई नहीं है, कोई भी एक पक्ष, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में फिर जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप उसको जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे वो अपीली क्षेत्राधिकार आ जाता है, ये सर्वोच्च न्यायालय का। ऐसे सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार है कि मौलिक या अपीली क्षेत्राधिकार के अलावा सर्वोच्च न्यायालय है वो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है कि अगर सरकार को किसी मुद्दे के ऊपर सलाह चाहिए होती है, कानूनी सलाह चाहिए होती है, चाहे वो किसी भी देश के साथ कोई विवाद है उससे संबंधित मामले में चाहिए होती है, तो सलाह मांगी जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट है उसको सलाह देगा। तो ये 4 अधिकार हो गई। 5वां जो इसमें आप लिख सकते हो, अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन होता है तो 5वां आप लिख सकते हो कि संविधान की व्याख्या का अधिकार। ये संविधान की
व्याख्या भी करता है सुप्रीम कोर्ट है कि अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसकी व्याख्या का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसके अलावा न्यायिक पुनर्समीक्षा का अधिकार भी होता है सुप्रीम कोर्ट के पास, जो चौथा है। न्यायिक पुनर्समीक्षा का मतलब है जुडिशियल रिव्यू, कि कोई भी नया कानून अगर बनाया जाता है, ओके, तो उस कानून की समीक्षा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की। वो ये देखता है कि क्या ये संविधान के अनुसार है, अगर ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ होता है तो उसको रद्द किया जा सकता है। ओके, तो ये कार्य होते हैं या उसके अधिकार क्षेत्र होती हैं या शक्तियां होती है सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। ठीक, उसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स भी हमें दिए गए हैं, जैसे इसमें दिया गया न्यायिक सक्रियता। ये न्यायिक सक्रियता क्या होती है कि यदि कोई व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाता है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई और व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाता है, जैसे कोई दूसरा पर्सन हो, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो सरकार हो, तो वह व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए कहाँ आ सकता है? न्यायपालिका में आ सकता है, कोर्ट में आ सकता है। ठीक, और जनहित याचिका भी दायर की जा सकती है। मान लीजिए कि मुद्दा है किसी जगह पर कुछ लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है, ठीक, वहाँ पे पुल बनना है, वहाँ पे डैम बनना है, हटा दिया गया है, तो जरूरी नहीं कि उन्हीं में से कोई व्यक्ति है वो जाकर के जनहित याचिका डाले। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के पब्लिक से जुड़े मुद्दों से रिलेटेड कोई याचिका डाल सकता है, ओके, एप्लीकेशन डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो कई बार ऐसा भी होता है, यानी कि इस तरीके से होता है, यानी कि या तो वो खुद कोर्ट में जाए या फिर कोई जनहित याचिका डाले, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि अदालत है वो बिना किसी मुकदमे के भी जनता से जुड़े मामले को अपने हाथ में ले लेता है। तो इसे बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। ओके, इसे क्या बोलते हैं? न्यायिक सक्रियता बोलते हैं। यानी कि जब कोई जनहित याचिका डाल दे, या फिर कई बार कोर्ट खुद देख ले कि भाई दिवाली आ रही है, इस वक्त पराली जलाने से पॉल्यूशन हो गया, या फिर पटाखों से पॉल्यूशन हो गया, या फिर ये कि इंडस्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है, तो अगर कोर्ट को लगे कि थोड़ा हमें इंटरफेयर करना चाहिए, तो उस वक्त जो अपने आप वो कोई किसी मामले में आदेश जारी करते हैं, तो उसे हम न्यायिक सक्रियता बोलते हैं। कई बार किसी प्रकार की PIL भी डाल दी जाती है, ओके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको बोलते हैं, यानी कि जनहित याचिका भी डाल दी जाती है, उसके ऊपर भी कोर्ट है वो सीरियसली लेता है उस मुद्दे को, तो इसे न्यायिक सक्रियता बोलते हैं। कि जरूर नहीं कि कोई व्यक्ति केस करेगा तभी न्यायपालिका की आंखें खुलेगी, वैसे भी वो अपने बिहाफ पर एक्शन ले सकते हैं। तो जो न्यायिक सक्रियता होती है उसका मुख्य साधन हमारे यहाँ पे जनहित याचिका या फिर सामाजिक व्यवहार याचिका होती है। एक ही बात है, जनहित याचिका होती है आमतौर पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। कोई भी एडवोकेट, कोई भी सामान्य व्यक्ति एक सिंपल सी चिट्ठी लिख करके जनहित याचिका लगा सकता है। जब लगे, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है, हाई कोर्ट में भी किया जा सकता है सेम, अगर ये लगता है कि ये मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर उस मुद्दे की तुरंत सुनवाई करती है बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, सीधे सीधे तौर पर। ठीक, तो ये न्यायिक सक्रियता कहलाती है। अब इसमें थोड़ा सा हम जनहित याचिका को समझ लेते हैं कि जनहित याचिका क्या होती है और किस तरीके से ये लाभदायक होती है, इसकी विशेषता क्या होती है। कि जब कहीं पर भी किसी के द्वारा भी जनहित की, जनहित मतलब हम आम लोग हैं, हम जन हैं, तो जन के हित की अगर हानि हो रही है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंच रहा है, किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है, या उसे न्याय पाने के लिए कोई भी व्यक्ति, यानी कि उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो न्याय पाने के लिए कोई भी व्यक्ति अदालत में जाकर के उससे संबंधित विषय पर याचिका दे सकता है। एक एप्लीकेशन होती है, सादे पेज के ऊपर दिया जा सकता है, तो उसे बोलते हैं जनहित याचिका। यानी कि उस व्यक्ति का इंटरेस्ट हो जरूरी नहीं होता, उसमें कई सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है, कई सारे लोगों की भलाई उससे जुड़ी होती है, ओके, कई सारे लोगों की मुद्दे, समस्या उससे जुड़े होते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई एप्लीकेशन लिखता है तो वो होती है जनहित याचिका। मान लीजिए कि जैसे आप कोई एप्लीकेशन लिख दो कि आपके एरिया के आसपास गंदे नाले का पानी जा रहा है और वो पानी के कारण जो नीचे का पानी है वो भी खराब हो गया, तो उसको पी करके लोग बीमार हो रहे हैं, तो आपने कोर्ट में याचिका डाल दी कि अपने यहाँ पे स्वच्छ पानी नहीं आ रहा और ये समस्या और इतने लोग बीमार हो रहे हैं, तो वो जनहित याचिका होगी आपकी, क्योंकि सिर्फ आपका पर्सनल मैटर नहीं है वो। ठीक, इसे बोलते हैं जनहित याचिका। और इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं सुप्रीम कोर्ट है वो तुरंत डिसीजन लेती है। तो इसमें विशेषता क्या होती है जनहित याचिका की? एक तो सामान्य जनता की पहुंच हो जाती है सीधे सुप्रीम कोर्ट तक। एक तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें ना कोई लंबी प्रोसीजर है, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट तक जाती है और वो उस मुद्दों को सीरियसली लेता है। दूसरा ये कि ऐसे मुद्दों पर तुरंत निर्णय दिए जाते हैं, ये नहीं कि 4 साल 5 साल 3 साल लगे, तुरंत 1 या 2 सुनवाई में डिसीजन ले लिए जाते हैं। तीसरा, प्रभावी राहत, तुरंत ही राहत दी जाती है। मान लीजिए कि जो पीड़ित पक्ष है उसको तुरंत की ये चाहिए तो वो चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएगी, और सज़ा का प्रावधान, ये जुर्माना वगैरह लगाना तो वो तुरंत ही लगाया जाएगा। ये नहीं कि डिले नहीं किया जाता इस प्रकार के मामलों में। और इसमें खर्च नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आप एडवोकेट करोगे और उसके बाद उसको पैसा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ एप्लीकेशन दी और उसमें सारी चीज़ें होती रहेगी। तो ये इसकी विशेषता होती है कि सामान्य जनता की पहुँच हो जाती है कोर्ट तक, तुरंत निर्णय दिए जाते हैं इसमें,
प्रभावी राहत भी जाती है पीड़ित पक्ष को भी, और जिसको सजा का प्रावधान करना होता है, जुर्माना वगैरह, तो वो भी तुरंत लगाया जाता है, और इसमें खर्च भी, व्यय जो होता है वो भी कम रहता है। तो ये होता है जनहित याचिका के द्वारा। ओके, तो ये आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे न्यूज़पेपर वगैरह में या न्यूज़ में, तो आपको लगभग डेली 1-2 न्यूज़ इस टाइप की मिल जाएगी जनहित याचिका से रिलेटेड, जिसको इंग्लिश में PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बोलते हैं। उसके बाद ये कि संविधान की 2 विधियां जिससे सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा करता है। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और दिया गया आपके NCERT की बुक में कि जो हमारा संविधान है उसमें जो अधिकार है उनकी रक्षा सर्वोच्च न्यायालय कैसे करता है। तो 2 तरीके से करता है। एक तो ये कि अनेक प्रकार के रिट लगाए जाते हैं, अनेक प्रकार के रिट मतलब ऑर्डर दिए जाते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण ऑर्डर हो गया, परमादेश जारी कर दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है इस प्रकार के ऑर्डर देती है। जैसे मान लीजिए कि किसी को अरेस्ट कर लिया तो बंदी जो प्रत्यक्षीकरण है ये रिट आदेश जारी कर देती है कि भाई उसको पहले कोर्ट के सामने लेके आना है। ऐसे ही परमादेश होता है कि किसी के ऊपर सरकार को तुरंत ऑर्डर दे दिया जाता है कि भाई ये चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे नहीं करनी है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा की जाती है, यानी कि कुछ भी गड़बड़ होता है तो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना ऑर्डर देती है सरकार को कि भाई ऐसे करना है और ऐसे होना ही होगा, करना ही पड़ेगा। ओके, एक तो उससे हमारे अधिकारों की रक्षा की जाती है। दूसरे है कि जन विरोधी कानूनों को हटाना। एक तो ये तो होता है कि जब सरकार गड़बड़ कर रही होती है। एक ये होता है कि शुरुआती दौर में कि मान लीजिए कि कोई कानून है, जन विरोधी कानून कोई आ गया, तो उस कानून को गैर संवैधानिक घोषित किया जा सकता है, उसको रद्द किया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि एक नया कानून आया और वो जनता के खिलाफ है, सही नहीं है, संविधान के खिलाफ है, तो उसको गैर संवैधानिक भी डिक्लेयर कर सकती है। यानी कि 2 तरीके से वो हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। कुछ गड़बड़ हो रहा है तो शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाए, कानून को गैर संवैधानिक जो डिक्लेयर किया जा सकता है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को या किसी भी मिशनरी को, किसी भी गवर्नमेंट के अंग को ऑर्डर भी दिया जा सकता है। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन होता है। ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार आपने थोड़ा सा अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो पढ़ा होगा कि किसी भी ऐसी जन विरोधी कानून या कानून जो संविधान के अनुरूप नहीं होता, तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानूनों को गैर संवैधानिक घोषित करके उसे लागू होने से रोक सकता है। ऐसी शक्ति संविधान द्वारा उसे प्राप्त है। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जब भी कोई नया कानून बनता है तो उसका रिव्यू कर सकता है। जैसे होता है ना, मूवी आती है उसका रिव्यू किया जाता है, उसमें क्या है क्या नहीं है। ऐसे ही जो संविधान के द्वारा मतलब जो कानून बना, विधायिका बनाएगी, हमारी संसद बनाएगी, तो उसको रिव्यू किया जाता है कि भाई सब कुछ ठीक तो है। अगर लगे सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि ये जो संविधान के अनुसार नहीं है, ये कानून जनता के खिलाफ है, संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है, तो उसको गैर संवैधानिक डिक्लेयर की जा सकती है। तो इसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू या फिर न्यायिक पुनरावलोकन। ये बहुत बड़ा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि इसी से ही तो संविधान की रक्षा की जाती है। यानी कि संविधान है वो कैसे सुरक्षित रहता है, यानी जब उसमें कोई बिना बात की उसमें चीरफाड़ नहीं की जाती। तो वो चीरफाड़ अगर ना हो तो उसको कौन इंश्योर करता है, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा न्यायपालिका वो इंश्योर करती है कि उसमें कुछ भी गड़बड़ ना हो। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं, जब कानून का रिव्यू किया जाता है या उसको अगर वो संविधान के अनुसार नहीं है तो उसको गैर संवैधानिक घोषित किया जाता है, तो उसे न्यायिक पुनरावलोकन या फिर उसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। और ये जो शक्ति है ये सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति में से एक है, क्योंकि इसी के द्वारा जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान का रक्षक बनता है। और अगर वो संविधान का रक्षक बनता है तो इसे ही हम कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का भी रक्षक बनता है। अगर ये शक्ति ना हो तो शायद संविधान में बहुत सारे बदलाव हो चुके होते और एक्चुअल सेंस में संविधान शायद वैसा नहीं रहता जैसा कि अब है। उसके बाद है कि न्यायिक पुनरावलोकन की अगर शक्ति है उसकी सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार शक्तिशाली बना देता है, तो उसको हम समझ देते हैं कि न्यायपालिका है वो विधायिका द्वारा पारित जो कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। यानी कि इसी के तहत एक तो कानून की व्याख्या कर सकती है कि कानून क्या कह रहा है, और एक ये कि जो पारित कानून है, जो पारित कानून है, नए कानून बने तो उनको रिव्यू कर सकती है। तो इससे न्यायपालिका प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा करती है। एक तो ये कि उसका गलत मीनिंग नहीं निकाला जा सकता, ये एग्जैक्ट कि भाई संविधान का कानून ये कहता है और इतना ही होगा, तो एक तो ये शक्ति मिल जाती है। दूसरे है कि जनहित याचिकाओं के जो जनहित याचिकाएं हैं उन्होंने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की। दूसरा ये कि आमतौर पर जनहित याचिका के द्वारा भी कई बार कानून के किसी पक्ष की तरफ ध्यान आकर्षित किया जा सकता है
कि सुप्रीम कोर्ट को बताया जा सकता है कि ये कानून बना और इसमें ये चीज़ गड़बड़ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है, यानी कि उसके पास थोड़ी और शक्ति, उसकी शक्ति बढ़ गई है। इसी तरीके से वो कानून जो मूल अधिकारों के विपरीत हो, संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ हो, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय निरस्त रद्द कर सकता है। यानी कि ये सब कुछ कार्य किए जा सकते हैं जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जो जुडिशियल रिव्यू, उसके तहत। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कानून को रद्द भी कर सकती है, ठीक, कानून में संशोधन भी कर सकती है, कानून की व्याख्या भी कर सकती है, सरकार को आदेश भी दे सकती है। तो ये सब कुछ किया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू में या न्यायिक पुनरावलोकन में, ठीक। तो ये हो गया कि ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है और इसे क्यों सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच में क्या विवाद नहीं होता कि वो कानून बनाए और ये रद्द किया जाए? क्या ऐसा कुछ होता है? ऐसा होता है, क्योंकि विधायिका जो होता है उसका कार्य होता है, जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, उसका कार्य कानून बनाना, और न्यायपालिका का कार्य विधायिका द्वारा जो बनाए गए कानून है उनकी संवैधानिक जांच करना, उनको लागू करने के लिए पहले, लागू करने से पहले देखना कि क्या ये सही तो है। अब इसमें क्या हो जाता है कि कई बार न्यायपालिका और विधायिका आमने सामने आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये कानून सही है और न्यायपालिका को लगता है कि नहीं, ये संविधान के अनुसार नहीं है, ये कानून गैर संवैधानिक है। जैसे भ्रष्टाचार के कई मामलों में न्यायपालिका ने जांच एजेंसियों को राजनेता और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच करने के आदेश दे दिए। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई ऑफिशियल है, उनके खिलाफ जांच नहीं हो रही और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि जांच करनी है। तो इसमें विधायिका और न्यायपालिका आमने सामने आ जाते हैं, क्योंकि विधायिका नहीं चाहती कि इस टाइप की चीज़ें हो, क्योंकि जिसकी सरकार है तो वो नहीं चाहता कि इस टाइप का इंटरफेयर हो, क्योंकि वो सरकार चला रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं करप्शन हो सकता है। लेकिन कई बार जनहित याचिकाओं को देख करके या फिर सुप्रीम कोर्ट है वो अपने आप इस प्रकार के निर्णय ले लेती है, और जब इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं तब विधायिका और जो हमारी न्यायपालिका उसमें आपस में टकराव हो जाता है। कई बार विधायिका द्वारा बने कानून संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध होते हैं, तो न्यायपालिका उन्हें रद्द भी कर देती है, तब भी टकराव की स्थिति में आ जाते हैं। कई बार जैसे निजी संपत्ति के अधिकार हो गए, वो मौलिक अधिकारों को सीमित करने, या फिर भूमि सुधार कानून है या निवारक नज़रबंदी जैसे मुद्दों पर विधायिका और न्यायपालिका उनके बीच में विवाद हुआ, जैसे संपत्ति के निजी अधिकार है, तो इस कानून को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ओके, ऐसे मौलिक अधिकार उनको सीमित करना चाहती थी सरकार, जब इमरजेंसी लगी तो उस वक्त भी न्यायपालिका और विधायिका थे वो आमने सामने आ गए। तो इस प्रकार कई प्रकार के मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर आमतौर पर न्यायपालिका और विधायिका टकराव की स्थिति में आ जाते हैं। संविधान ये व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि उनके ऊपर पर्सनल टिप्पणी नहीं की जा सकती, पर्सनल कमेंट नहीं किया जा सकता। परंतु कई अवसरों पर संसद या राज्यसभा के विधानसभा में न्यायाधीशों के आचरण पर उंगलियां उठाई गई है, लेकिन न्यायपालिका है वो भी कई बार विधायिका की आलोचना करती है, कई बार सीधे तौर पे उनकी बखियां उधेड़ देती है, उनको क्रिटिसाइज कर देती है, उनको आदेश दे देती है कि उनको एक तरीके से ये भी फटकार लगा दी जाती है। तो ये ऐसे चलता रहता है, लेकिन सबकी अपनी एक सीमाएं हैं, उस सीमा को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि सीमा को क्रॉस करेंगे तो आउट हो जाएंगे। वो एक बाउंड्री है और वो बाउंड्री तय की है हमारे संविधान में, उसी के अनुसार न्यायपालिका कार्य करती है, उसी के अनुसार विधायिका, उसी के अनुसार कार्यपालिका कार्य करती है, क्योंकि उससे बाहर निकलते ही आपको फाउल करार दे दिया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर न्यायपालिका, जिसमें हमने कंसेप्ट्स को समझा कि इस पूरे चैप्टर में क्या कहा गया, किस चीज़ की बात की गई। उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके साथ साथ हमारी जो NCERT की सीरीज़ है, सेम टाइप की सीरीज़ हमारी जो हिस्ट्री है, सेम टाइप की हमारी पोल साइंस की चल रही है, सेम टाइप की हमारी जियो की भी चल रही है। क्लास 11th में इंग्लिश और इको सोशलॉजी के बारे में भी हम सोच रहे हैं, कंटेंट लगभग रेडी है, तो वो भी आपको जल्दी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आप जिस तरीके से हमारे साथ कनेक्टेड रहें, ऐसे ही साथ साथ बने रहिए। छोटे छोटे आपके कमेंट्स है वो बहुत अच्छे लगते हैं, मोटिवेशन देते हैं, तो वो छोटे छोटे कमेंट्स करते रहिएगा। और हाँ, आप इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो, साथ साथ टेलीग्राम के थ्रू भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे पर्सनल लिंक मिल जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ इश्यूज़ होते हैं, डाउट्स होते हैं, या कई बार आपको PDF वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।